नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो शिक्षण विधियों के बारे में होने वाली है। ऐसे समझिएगा कि आपके सीटेट एग्जाम में शिक्षण विधियों से आपके लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं और हर बार आपके लगभग 10 से 20 प्रश्न इसके बन जाते हैं। 10 से 20 प्रश्न हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको देखिएगा हिंदी पेडागोजी हो गई, चाहे आपकी ईवीएस की हो गई या पेपर सेकंड में कोई भी सेक्शन हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसकी हो गई, हर बार इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शिक्षण विधियां हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार पढ़ने के बाद में इन्हें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही इनको आप सीख जाएंगे। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को लगातार 4 बार निकाला है और उन्हीं नोट्सों के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिन नोट्सों के साथ में हमने तैयारी की है। हमारे जो नोट्स हैं वो हमने अपने स्वयं लिखे हैं और एग्ज़ाम के लिए आप ऐसे समझिएगा ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के बारे में, अनुकरण विधि, खेल विधि, व्याख्या विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रत्यक्ष विधि। यानी कि हर विधि और आपके आने वाले ट्रेंड में अब आपकी प्रत्यक्ष विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ऐसे समझिएगा, इससे हर बार आपके प्रश्न में देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहली विधि के बारे में जानते हैं क्या है। तो पहली विधि है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि से मतलब आप ऐसे समझिएगा कि वह विधि जो नियम से वह विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, आगमन विधि कहलाती है। जैसे आगमन का आ ले लीजिएगा, याद करने का अगर हम ट्रिक बताएं तो उदाहरण का पहला अक्षर उ, आ और उ की आकृति एक जैसी होती है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए इसे आगमन विधि कहते हैं। यानी कि उदाहरण से जो नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि हमारी आगमन विधि कहलाती है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अब निगमन की बात कर लें, वो हम आगे कर लेंगे। पहले आगमन का आपने तरीका याद करने का देख लिया, आगमन का आ, ठीक है, और उसी हिसाब से उदाहरण का उ, यानी कि ये दोनों एक ही तरीके की आकृति हैं शुरुआत की, यानी आगे, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जो चलती है वो हमारी आगमन विधि कहलाती है। अब इसके बारे में कुछ और छोटी सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें विद्यार्थी को पहले उदाहरण बताए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर चलेगी तो पहले उदाहरण बताए जाएंगे और फिर उसके नियमों के बारे में बताया जाता है। यह विधि जो है वो करके सीखने पर बल देती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर बल देती है, तो आप कहेंगे आगमन विधि आपकी ये हो सकती है। ठीक है, अब इसके कुछ विशेष नियम हैं, उनको देख लेते हैं कि ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। यानी कि पहले आपको विशिष्ट चीज़ें दिखाई जाएंगी, विशेष चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर उसके सामान्य चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले जो आपके सामने चीज़ें हैं उसको आपको दिखाई जाएंगी। जैसे अगर बच्चे को सेब के बारे में बताया तो पहले आपको उस सेब को दिखाया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि सेब का पौधा ऐसा होता है। यानी कि पौधा आपने नहीं देखा है, लेकिन कहा जाएगा कि वो ऐसा होता है। चित्रों के माध्यम से, अलग तरीके से माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, स्थूल का जो अर्थ होता है उसका होता है वो होता है बड़ा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का अर्थ होता है कि पहले बड़ी चीज़ें हमें सिखाई जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद में छोटी चीज़ों को सिखाया जाएगा। यानी पहले उसकी संपूर्ण चीज़ को दिखाया जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि बड़ी चीज़, फिर उसके भागों के बारे में बताया जाएगा और पहले में वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो हमें आती हैं, जो हमें ज्ञात हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ें नहीं आती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण का आगमन का आ ले लीजिएगा, उदाहरण का उ, यानी कि दोनों पहले आते हैं, इसलिए उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करेगा निगमन विधि की, तो निगमन विधि ठीक उसका उल्टा होती है। जिस तरीके से आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो निगमन विधि जो है, अब निगमन का आप ले लीजिएगा नी और नियम का भी आप ले लीजिएगा नी। ठीक है, निगमन का ले लीजिएगा नी और नियम का भी ले लीजिएगा नी। तो वह विधि जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, यानी कि निगमन का नी और नियम का नी, यानी कि जो याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया कि वह विधि जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन विधि कहलाती है। ठीक है, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इसमें विद्यार्थियों को पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण बताए जाते हैं। और ये जो विधि है वो उच्च कक्षाओं के लिए होती है। देखिएगा, आप 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हाई स्कूल कर रहे हैं, तो आपको पहले क्या बताया जाएगा, आपको पहले कोई एक सूत्र बता दिया जाएगा। जैसे मान के चलिएगा आपको सूत्र बता दिया a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा, फिर इसके आपको सवाल कराए जाएंगे। तो इसी विधि पर ये कायम है
इसीलिए इसे निगमन विधि कहा जाता है। ये विधि जो है वो सीधी ठीक उल्टी होती है आगमन विधि की। ये क्या होती है? आगमन विधि की ठीक उल्टी विधि होती है। अब ऐसे समझिएगा, ये चलेगी ये आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीजें आपकी, फिर आपको उसके बारे में विशेष चीजें बताई जाएंगी। अमूर्त से यानी कि जो सामने आपके नहीं है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, फिर वो बताया जाएगा जो आपके सामने है। उसके बाद अज्ञात, जो चीज़ आपको पता नहीं है पहले वो सिखाई जाएगी, फिर जो पता है उसके बारे में बताया जाएगा। ये मतलब घूम फिर के फिर आपको लाया जाएगा, इसलिए इसकी बारे में बात की गई है। ठीक है, उदाहरण से नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। हमने आपसे कहा है कि निगमन विधि जो होती है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोनों विधि की आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो क्लासें हैं वो हम आपको अपने नोट्स के साथ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वयं लगभग 100 से 150 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में ये तैयार किया है। जो अपने नोट्स हैं वो कवर किए हैं, तैयार किए हैं, और इन्हीं को पढ़ करके हमने अपने एग्ज़ाम को निकाले हैं। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला ही है, तो आप इनको पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। और जिन भी बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसे समझिएगा कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं। और हम आप लोगों के लिए अब PYQ सीरीज़ भी ला रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि अब जो आपके एग्ज़ाम के जो दिन रह गए, डेली आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे PYQ के, पेडागोजी के। ठीक है, जिससे हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपके 10 प्रैक्टिस सेट आपके इससे कवर करा दें। यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको डेली अगर आप लोग ये क्लास देख लेते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। और सीटेट एग्जाम में प्रैक्टिस सेट आपके PYQ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अगली विधि की जान लेते हैं कौन सी है। अगली विधि है हमारी अनुकरण विधि। अनुकरण से मतलब ऐसे समझिएगा कि जब हम बड़ों के द्वारा कोई चीज़ बोली जाती है, यानी कि बड़ों का अनुकरण करते, बड़ों के द्वारा जो देख करके सुन करके जो सीखते हैं उनको फॉलो करते हैं, वही हमारा अनुकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें बालक अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण परिवारजनों एवं आस पड़ोस एवं समाज एवं वातावरण से कर सकता है। सही बात है, यानी कि बड़े समाज, माहौल, उन लोगों को देख करके जब कोई बच्चा सीखता है तो वही हमारा अनुकरण कहलाता है। अब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसे क्या मालूम कि हमें हिंदी बोलनी है, तमिल बोलनी है, मलयालम बोलनी है, उर्दू बोलनी है, लेकिन जब वो अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में एक अच्छे माहौल में जुड़ जाता है तो वो समझता है कि ये लोग तमिल बोल रहे हैं, या ये लोग मलयालम बोल रहे हैं, ये लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो हमें भी यही भाषा का प्रयोग करना है। धीरे धीरे अनुकरण करके ही तो वो भाषा सीख जाता है। यही हमारी अनुकरण विधि कहलाती है, यानी दूसरों को देख करके सीखना अनुकरण कहलाता है। खेल विधि, खेल विधि आप ऐसे समझिएगा कि यह छात्र केंद्रित विधि होती है। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है आप देखिएगा, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो खेल विधि होती है। खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। बच्चे को गोला बना लीजिएगा, उसमें बैठ के आप सिखाएंगे, और अन्य चीज़ों के साथ में कविताओं को गा गा कर सिखाएंगे, उनमें क्रियाएं करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो चीज़ें करेंगे हम वो खेल विधि के माध्यम से ही तो करेंगे। और खेल विधि से क्या होता है, बच्चा सक्रिय रहता है, उसकी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर अगली हमारी समस्या समाधान विधि जो आपके सीटेट एग्जाम में अब काफ़ी ज़्यादा आने लगी है, इसके बारे में जानेंगे। समस्या समाधान विधि आप ऐसे समझिएगा कि इसमें एक विद्यार्थी को मान के चलिएगा कि आप एक कक्षा 5 के या कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, आपको एक समस्या दी जाती है, आप उस समस्या को हल कर लेते हैं। तो समस्या को हल करने के दौरान आपने जो एक्टिविटी की है, आपने जो चिंतन किया है, आपने जो तर्क लगाया है, आपने जो कल्पनाएं की हैं, वो सभी आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे बालक सक्रिय रहता है और ये एक तरीके की बाल केंद्रित विधि हो जाती है। इसी बारे में इसकी परिभाषा है कि इस विधि में बालक को एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न तरीकों से करता है, जिससे बालक सक्रिय रहता है और अपने अधिगम प्रक्रिया को जल्दी से सीख जाता है। समस्या समाधान विधि आपकी कवर हो गई। इन विधियों को आपको रटना नहीं है, समझना है अच्छी तरीके से। और इन्हीं को समझने के लिए आप समझिएगा सीटेट एग्जाम अब आपके केवल समझने पर निर्भर है, ना कि रटने पर। अगली है आपकी व्याख्या विधि। अब व्याख्या विधि को समझाने के लिए सबसे अच्छा जो विषय है वो हमारा है इतिहास और सामाजिक विज्ञान। तो इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय, क्योंकि उसमें कहानी जाती है, आपको बार बार व्याख्यान करनी पड़ती है, किसी राजा के बारे में बताना होता है तो आपको थोड़ी व्याख्या के साथ में बताना होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये विधि जो होती है एक तरीके से समझिएगा शिक्षक केंद्रित विधि होती है। शिक्षक के द्वारा ही इसकी व्याख्या की जाती है और छात्र केवल उसको शिक्षक को देख सुनते हैं और समझते हैं कि शिक्षक क्या कहना चाहता है, उसका जो है वो किस तरीके से हमें लागू करना है। विद्यार्थी का काम इसमें इतना होता है कि विद्यार्थी सुनता है, और प्राचीन समय में इस विधि का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, क्या है कि व्याख्या विधि में क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा व्याख्या दी जाती है विषय की, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस विधि में किसी विशेष तथ्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली हमारी है प्रत्यक्ष विधि, जो आपके हमने कहा था कि सीटेट एग्जाम में अब काफी ज्यादा पूछी जाने लगी है। आपके एग्जाम में ये काफी ज्यादा पूछी जाने वाली विधि हो चुकी है। प्रत्यक्ष विधि का आप मतलब ऐसे समझिएगा कि कोई बालक है, वो बालक बिना मातृभाषा की सहायता के, यानी कि वो बालक, जैसे मान के चलिएगा कि आप हैं, आप अभी यूपी में रहते हैं और आपको आपके परिवार, आप गए, जैसे नौकरी वोकरी लग गई आपकी, आप गए, आप तमिलनाडु में सेटल हो गए जा करके, ठीक है। वहां पर जो आपका बच्चा पैदा हुआ तो वो आप बगैर किसी मान के चलिए मातृभाषा की सहायता के वहां से तमिल सीख जाता है बिना हिंदी की सहायता से। पर जिस तरीके से मातृभाषा सीखते हैं उसी तरीके से अगर हम दूसरी भाषा सीख जाते हैं जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वही हमारी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भाषा सीखना कहलाती है। एक उदाहरण हम आपको सबसे बेहतर दें अगर, तो ये है कि मान के चलिएगा कि आप यहाँ पे हैं, आप अमेरिका में गए, आपको हिंदी आती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद हिंदी का कोई मतलब नहीं रहता। आप पहुंचे तो आप उन्हीं के माहौल में बगैर किसी किताबों के माध्यम से या किसी किताबों के माध्यम से भी ले लीजिएगा, आपने बिना हिंदी की सहायता से वहाँ पे आप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हिंदी का वहाँ पर कोई सहयोग नहीं होगा आपका। तो वहाँ जो आपने इंग्लिश भाषा को सीखा है वही आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी, क्योंकि उसमें आपने मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया। मातृभाषा हम किस तरीके से सीखते हैं? अपने माहौल से, अपने समाज से, अपने परिवार से। उसी तरीके से हम अगर दूसरी भाषा भी सीखते हैं और जिसमें हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वही हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है, इस विधि में बालक बिना मातृभाषा की सहायता से दूसरी भाषा सीखता है। ठीक है, यह उसी तरीके से सीखता है एवं भाषा का ही अर्जन करता है। हमने कहा, आप सुधार देख लीजिएगा कि यूपी का बच्चा तमिलनाडु में जाकर बिना विद्यालय जाए वहाँ के लोगों के माध्यम से तमिल सीख जाए तथा वहाँ वह अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं करेगा। सही बात है, यानी कि वो विद्यालय जाएगा या मतलब जाए या ना जाए, वहाँ के समाज के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके माध्यम से तमिल भाषा सीख जाए, वही हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। आगे बढ़े अगर हम, तो वो है हमारी प्रोजेक्ट विधि। इसके बारे में जान लें, ये क्या है। प्रोजेक्ट विधि को आप ऐसे समझिएगा कि इसमें बालक को कोई एक कार्य दिया गया, बालक उस कार्य को करता है। उस कार्य को करने के दौरान में बालक क्या करता है कि अपने मानसिक चिंतन करता है, उसकी समस्या समाधान देखता है, आगे उसको किस तरीके से हल करना है उसके बारे में सोचता है। तो इससे क्या होता है, बालक सक्रिय रहता है। तो प्रोजेक्ट विधि हम कह सकते हैं एक छात्र केंद्रित विधि है। इसमें बालक स्वयं चीज़ों को करता है, स्वयं सीखता है। ठीक है, और इसकी अगर बात कर लें तो इस विधि में बालक को एक निश्चित कार्य की दिया जाता है, जिसके माध्यम से उसे कार्य करने के दौरान विद्यार्थी सीखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये आपकी। आगे आपकी क्लास यहीं तक थी। हमने आपसे कहा है, अब बात कर ले अगर आपके आगे के कंटेंट के बारे में, तो हमने आपके लिए PYQ की जो क्लासें हैं वो आपकी शुरू हो रही हैं। हमने आपसे कहा है कि वो हम आपको कराएंगे। इस बार हम पेपर सेकंड, फर्स्ट के साथ में पेपर सेकंड पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपको समय पर मिलती रहेंगी और आपको हर वो चीज़ कराई जाएगी जो आपके लिए बनी है। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है, तो मैं इतना तो पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। बस जुड़िएगा हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।